दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर मोहब्बत सिर्फ तुम्ही से की कहानी का मैं दूसरा भाग लेकर आई हूँ। अगर आप लोग इस कहानी का पहला भाग नहीं सुने हैं तो प्लीज़ सुन लीजिए। और ये कहानी थोड़ी मुस्लिम भाषा में है, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राजू आज खुश था क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। मिसा को ऑफिस के बाहर उतारा, उसे अपनी स्कूटी लेनी थी और राजू घर की तरफ चल दिया। आज वो अपनी सबसे बड़ी खुशी निखत के साथ शेयर करना चाहता था। उसने टाइम देखा, 8 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया और निखत का नंबर मिलाया। बेल बज रही थी, उससे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। फ़ोन बंद होने ही वाला था तभी उधर से आवाज़ आई, हेलो राजीव। निखत जी बोल रहे हैं आप? राजीव, मैं राजीव बोल रहा हूँ। तुम्हारा पैर कैसा है? कॉलेज जाना शुरू किया या नहीं? निखत, थमिए, थोड़ा सांस तो ले लीजिए आप। हमारा पैर ठीक है, दर्द कम है, पर अभी कॉलेज नहीं गए। राजीव, ओके। निखत, आपने इस टाइम कॉल किया, कुछ ज़रूरी था क्या? राजीव, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, सुनोगी? निखत जी बताएं। राजीव, परसों से मेरी अपनी एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। गेस व्हाट, मेरी एल्बम की सिंगर कौन है? निखत, कौन? राजीव, कपिला दा वर्थ वाइस। निखत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राजीव, थैंक्स। सुनो, तुमसे एक फेवर चाहिए, मानोगी? निखत, बताइए, अगर मानने वाला होगा तो ज़रूर। राजीव, तुम परसों मेरे ऑफिस आओगी, प्लीज़ मना मत कहना। निखत, कोशिश करेंगे। चलिए अब हम रखते हैं, सलमा आपा बुला रही हैं, खुदा हाफिज। निखत राजीव से बात करते हुए पूरे पसीने से भीगी हुई थी। तभी सलमा आपा की सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ और उसे सुनते ही निखत जल्दी से बाथरूम में चली गई और मुंह धोकर बाहर आई। सलमा बाजी, आपको नीचे बख्तावर भाई जान बुला रहे हैं। निखत, इस टाइम क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सलमान, ना मालूम बाजी, हम तो रसोई में थे। निखत चलो कहकर वो उसके साथ नीचे उतर आई। बख्तावर निखत को देखते ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अब आपका पैर कैसा है? वरिश भाई को आपसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। आपको वो फ़ोन कर रहे थे, पर शायद आपके रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा, तभी कॉल नहीं मिला। वरिश खान का नाम सुनते निखत को पसीने आ गए। माथे पर आई बूंदों को साफ करते हुए बोली, करवाएं? बख्तावर ने फ़ोन मिला, निखत के हाथ में पकड़ा दिया। फ़ोन उठाते ही उधर से एक 6 फीट का आदमी खड़ा था। उसने सफ़ेद कलर का पठानी सूट पहना था, उस पर काली जैकेट, सिर पर सफ़ेद धागे की टोपी। निखत उसे देखते ही कांप गई। निखत कांपती आवाज़ से, सलाम वशीर खान। वालेकुम अस्सलाम। होने वाली बेगम साहिबा, कैसी तबीयत है आपकी? निखत, इनायत है खुदा की। कुछ ऐसा तो नहीं कर रही आप जो हमें मालूम ना हो? उसके घबराए चेहरे को देखते हुए वसीर खान बोला। निखत ने नाम में गर्दन हिलाई और दुपट्टे से माथे पर आया पसीना पोंछने लगी। निखत, सुनिए, अब हम ठीक हैं तो आप बख्तावर से कहें कि हमें कॉलेज जाने दें। अगले हफ्ते हमारे प्रैक्टिकल हैं और आज 10 दिन हो गए हमें कॉलेज गए। वसीर खान हंसते हुए, बस यही मांगना था, मुझे लगा पता नहीं क्या कहोगी। ठीक है, कल से चले जाना, बस अपना ख्याल रखिए, वरना हमें यहाँ से आना पड़ेगा आपका ख्याल रखने। वो आपको पसंद नहीं आएगा। निखत जी शुक्रिया, उसकी नौबत नहीं आएगी, रखते हैं, खुदा हाफिज। वसीर खान, खुदा हाफिज बेगम, आप फ़ोन बख्तावर को दे दें। निखत फ़ोन बख्तावर को देकर तेज़ कदमों से चलते हुए अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद करके बेड पर लेटकर बहुत तेज़ से रोने लगती है। क्या कसूर था हमारा? सिर्फ यही कि हम खूबसूरत हैं, यही हमारा सबसे बड़ा श्राप बन गया। सलमा आपा पिछले दरवाजे से चाय लेकर आई, उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसका स्पर्श पाते ही निखत आंसू साफ करते उठकर बैठ गई और एक फीकी सी मुस्कान मुंह पर लाती हुई बोली, आप यहाँ कैसे? मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। दरवाजे को देखती हुई निखत बोली, सलमा आपा, हम पीछे वाले दरवाजे से आए हैं बाजी, आपके लिए चाय लेकर, क्योंकि हम जानते हैं इस समय आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। निखत, शुक्रिया आपा कहकर चाय उठाकर कप पकड़ लिया।
सलमा ने देखा उसके गोरे मुंह पर रोने की आंसुओं के निशान बन चुके थे। सलमा बाजी, आप अपने दिल का दर्द किसी को बताती क्यों नहीं? कितना चुपचाप सहोगी आप? निखत, किस्मत में ही सहना लिखा है मेरी, तो किसी को क्या दोष देंगे हम आपा? आप परेशान मत हो, हम ठीक हैं। सलमा, हम खाना ले आए आपके लिए? निखत, नहीं आपा, हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है, आप जाएं। अब इधर वाले दरवाजे से जाएं और लाइट बंद कर जाएं। इतना कहकर निखत लेट गई। क्यों अम्मी अब्बू, आपने हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया? कौन सा वो मनहूस दिन था जब सिद्दीकी साहब और नरगिस उसे उसके अम्मी अब्बू से दूर लेकर चले गए। सोचते सोचते वो पीछे चली गई। जब वो अपने परिवार से अलग हुई 2 दिन तो उसने ना कुछ खाया ना किसी से बात की। नरगिस बेगम ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए और अपने साथ घूमने बड़ी सी गाड़ी में भी लेकर गई। महीने में 1 या 2 बार वो अम्मी अब्बू से भी मिलने जाती थी। सिद्दीकी साहब से मिले पैसों से उनकी हालत भी अब बेहतर हो गई थी। सब बहुत खुश थे। निखत भी नरगिस और सिद्दीकी साहब को ही अम्मी अब्बू कहना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ के काफ़ी महंगे स्कूल में उसका दाखिला करवाया। 4 साल में निखत लगभग अपने अम्मी अब्बू को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसकी दुनिया अब नरगिस और सिद्दीकी साहब बन चुके थे। निखत का 11th बर्थडे था। वो बहुत खुश थी। वो शॉपिंग करके नरगिस और सिद्दीकी के साथ वापस लौट रही थी। तभी एक ट्रक ने आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। सिद्दीकी साहब और नरगिस बेगम दोनों का इंतकाल हो गया। बस यहीं से निखत की ज़िंदगी का एक अंतहीन तमाशा शुरू हुआ। उनकी मैयत के बाद उनके घर और बिजनेस पर कब्जा करने सारे रिश्तेदार खड़े हो गए। उस समय अब्दुल, जो उनका पुराना नौकर था, उसने सब संभाला। जब सबको ये पता चला कि सिद्दीकी साहब ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद निखत के नाम कर दी है, अब वो तब तक उसके हक में रहेगी जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता। सब ने अपना सिर पीट लिया। तभी उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि निखत का निकाह करवा देते हैं। 12 साल की अबोध निखत, जिसे निकाह का मतलब भी नहीं पता था, उसका निकाह एक 49 साल के आदमी के साथ कर दिया। यहाँ उसकी रुखसियत से पहले उसने जायदाद के कागज़ पर उसका नाम लिखवा लिया था और उसे वहाँ से बेदखल कर दिया गया। वहाँ से वो अपने नए आशियाने में आई जिससे उसका निकाह हुआ था। वो पास के ही इलाके के जाने माने रईस थे। उनकी बेगम काफ़ी समय पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जैसे हो निखत ने वहाँ पहुंचकर उनसे मिली तो एकदम बोल पड़ी। निखत, अरे आप तो हमारे अब्बू जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसी दाढ़ी, कोट और टोपी। चलो अब हम कम से कम पढ़ तो सकेंगे। उसकी नादानी देखकर हैदर अली को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। आपको पता है हम आपके कौन है? हैदर अली ने निखत को अपने पास बैठाते हुए पूछा। निखत कौन? बड़ी ही मासूमियत से उसने पूछा। हैदर अली, हम आपके शौहर हैं और आप हमारी बेगम। निखत, हम आपकी बेगम। कहते कहते वो सोच में पड़ गई। पर हमें तो अभी पढ़ना है। हैदर अली, क्या करोगी पढ़कर? निखत, अब उससे वादा किया था खूब पढ़ेंगे, प्लीज़ हमें पढ़ने दो ना। निखत दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने घुटनों पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हैदर अली, अरे बेगम रो मत, हम आपको स्कूल तो नहीं भेज सकते क्योंकि समाज में हमारा नाम और इज्जत है। हाँ, आपके लिए स्कूल घर पर ला सकते हैं, चलो अब आप आराम करो, कहकर उन्होंने निखत को उठाकर बेड पर बैठाया और पास ही खुद बैठ गए। अगले दिन सुबह उठकर निखत नीचे गई तो सलमा आपा ने नाश्ता सर्व किया तो हैदर अली ने नाश्ता किया और अपना सामान लेकर चले गए। उनका कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस था और उनके ट्रक भी चलते थे। वो ऑफिस जाने से पहले वहाँ के जाने माने बहुत बड़े स्कूल में पहुँचे। वहाँ बाहर उनको आया देख प्रिंसिपल दौड़कर बाहर आया और उनको इज्जत के साथ अपने ऑफिस में ले जाकर बैठाया। हैदर अली ने उनको सारी बात बताई तो वो घर जाकर निखत को पढ़ाने को तैयार हो गए। उस दिन के बाद से निखत का स्कूल घर आ गया। पढ़ने में निखत बहुत तेज थी, सो टीचर को भी उसे पढ़ाने में परेशानी नहीं आ रही थी। निखत भी खुश थी और उसे खुश देखकर हैदर अली भी खुश था कि कम से कम घर पर निखत के आने से एक रौनक हो गई थी। सारा दिन वो चहकती हुई पूरे घर में घूमती रहती थी। सलमा उससे थोड़ी बड़ी थी, सो वो भी उसके साथ वैसी ही बन जाती थी। निखत की दुनिया पढ़ाई और संध्या होती हैदर अली बन गए। घर आने के बाद से लेकर सोने तक उसकी बातें खत्म नहीं होती थी, पर कभी भी
उन्होंने ज़बरदस्ती सोहर होने का हक निखत पर नहीं दिखाया। एक बार निखत ने जिद करके हैदर अली को उसके सगे अम्मी अब्बू के पास चलने को कहा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो लोग अपना वहाँ का सब बेचकर इंडिया कपूरथला चले गए हैं। उस दिन निखत हैदर अली की गोद में सर रखकर बहुत देर तक रोई। धीरे धीरे समय बीता। निखत ने जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। खुदा ने उसे फुर्सत में बनाया था। एक दिन खूब तेज़ बारिश थी। हैदर अली अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। निखत छत पर खड़ी बारिश देख रही थी। अचानक उसने बारिश में भीगना शुरू कर दिया। वो बार बार सलमा को भी बुला रही थी, पर सलमा काम का बहाना करके रसोई में चली गई। निखत की आवाज़ सुनकर हैदर अली ऊपर चले गए। वहाँ निखत को देखते ही देख रह गए और खुद पर काबू ना कर सके। उन्होंने पीछे से जाकर निखत को बाहों में भर लिया। निखत हड़बड़ाकर झटके से पलटी। हैदर अली का बैलेंस नहीं बन पाया और वो फिसल गए और सिर से खून बहने लगा। निखत, या अल्लाह, कोई है क्या? मदद करो हमारी। अली साहब उठिए। आवाज़ सुनकर घर के दोनों नौकर भागते हुए आए। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वो जब तक कोमा में जा चुके थे। 4 दिन उसी हालत में रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। अपने पीछे वो अपनी सारी जायदाद और बिजनेस में निखत को वारिस बनाकर गए थे। वक्त ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और निखत ने ऑफिस जाना शुरू किया। वहाँ वजीर खान अकाउंट्स देखता था। उनसे काम समझाने में निखत की बहुत मदद की। एक दिन निखत ऑफिस में बैठी गहरी सोच में थी, तभी वजीर खान आया और बोला, क्या सोच रही हैं आप बेगम अली? निखत, हमें इंडिया जाना है। वही सोच रहे हैं कैसे जा सकते हैं। वजीर खान, यहाँ से तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा बेगम अली। हाँ, हम यहाँ से दुबई होकर इंडिया जा सकते हैं, पर एक मुश्किल ये भी है कि आपके बाद आपका यहाँ का बिजनेस कौन देखेगा। निखत, ये सोचकर तो हम भी परेशान हैं वजीर खान यही उसके बचपने का फ़ायदा उठा गया और उसे आपकी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर सारा बिजनेस और घर बिकवा कर उसे और सलमा को लेकर दुबई चला गया। वहाँ जाकर घर खरीदा और निखत से कहा बिजनेस शुरू कर रहे जो वहाँ करते थे। तब निखत को पता चला कि हैदर अली के काम की आड़ में वजीर खान समलीगल करता था। निखत ने उस पर इंडिया आने के लिए जोर डालना शुरू किया। उसने निकाह के लिए लास्ट निकाह से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी और अपनी अम्मी अब्बू को ढूंढेंगी, फिर निकाह करेंगी। जब वो किसी तरह सर ना मानी तो वजीर खान ने पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा कर उसे सलमा का कर साथ इंडिया भेज दिया। वो भी अपनी एक गुर्गे बख्तावर के घर जो शाही की तरह उस पर नज़र रखता था, वरना चाहकर भी वो मर नहीं सकती थी। तभी दरवाज़ा खटका और वो अपनी यादों के शाये से बाहर आई। देखा सामने बख्तावर खड़ा है। उसे देखते निखत ने अपने कपड़े ठीक कर उठ खड़ी हुई और गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी, कमरे में आने से पहले खटखटाना होता है। बख्तावर, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि आप कल से कॉलेज जाना शुरू कर सकती हैं, भाईजान ने परमिशन दे दी है। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। निखत ने भागकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर राजू बेचैन था कि आज उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी, पर उसे कैम के साथ साथ निखत के आने का भी इंतज़ार था। उसे पूरी रात निशा के साथ ऑफिस में रुककर स्टूडियो को चेक किया ताकि कल की रिकॉर्डिंग में कोई परेशानी ना हो। अगले दिन ठीक 11 बजे टाइम की गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी और वह अपने मैनेजर के साथ सीधा राजू के ऑफिस में पहुंची। राजू ऑफिस में नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर इस टाइम रिकॉर्डिंग रूम में है, तो कैम सीधा रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। राजू की तैयारियां देखकर उसका दिल खुश हो गया। राजू और निशा उसे देखते ही वेलकम करने के लिए उठकर खड़े हो गए। तो कैम बोली, पहले मुझे गाना दे दो ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा काम कर सकूं, फिर बातें करेंगी। कहकर उसने हाथ बढ़ा दिया। राजू ने फाइल में से सॉन्ग निकाल कर उसके हाथ में रख दी। थोड़ी देर बाद सॉन्ग की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, पर केम का पूरा ध्यान राजू की तरफ ही था। राजू का फ़ोन बजा। उसने बिन देखे काट दिया। इतने में दोबारा फिर बजा। उसने निकाल कर देखा। फ़ोन पर निखत का नाम देखकर वो चौंक गया और फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। राजू, हेलो। निखत, हेलो, हम निखत बोल रहे हैं। राजू, जी पता चल गया, मेरे फ़ोन ने मुझे बता दिया आप निखत बोल रही हैं। निखत, जी हमें अपने ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, हम आने की सोच रहे हैं। राजू, हाय, सच कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही मुझसे?
निखत नहीं, हम सच में आ रहे हैं। राजू ओके भेजता हूँ कहकर उसने एड्रेस सेंड किया और वापस जाकर स्टूडियो में बैठ गया, पर उसका ध्यान रिकॉर्डिंग में नहीं था। मिशा, राजू कहाँ गुम हो तुम? राजू, कहीं नहीं, यहीं हूँ। क्या हुआ? मिशा, केम की रिकॉर्डिंग हो गई, चेक कर लो। तभी वो अगले सॉन्ग की तरफ चले हम। राजू, ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कहकर राजू रिकॉर्डिंग चेक करने बैठा। उसके सामने केम बैठी कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी और साथ ही कनखियों से राजू को देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बचा। वो अपने चेयर से उठते हुए मिशा से बोला, मिशा तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आया भी, कहकर वो होता बाहर चला गया। बाहर रिसेप्शन नियो पर निखत बैठी इधर उधर टहल रही थी। राजू, आ गई तुम? थैंक्स। निखत ने स्माइल किया और राजू उसे लेकर रिकॉर्डिंग रूम में चला गया। वहाँ उसे देखते मिशा चौंक गई। हिजाब और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और ये वही आंखें थी जो राजू ने पेंटेड बनाई हुई थी। राजू, मिशा ये निखत है, मेरी दोस्त, और निखत ही मिशा, मेरी सेक्रेटरी, मेरी कॉलेज फ्रेंड। मिशा हेलो कहकर उसने हाथ बढ़ा। निखत ने हाथ उठाकर सलाम कर दिया। केम ये सब देख रही थी। राजू ने रिकॉर्डिंग चेक करके उसे फाइनल किया और सोशल मीडिया और सब जगह रिपोर्ट और सॉन्ग के क्लिप्स डाल दिए। केम को थैंक्स कहकर उसने लंच का ऑर्डर कर दिया। राजू ने निखत की तरफ देखा। निखत कानों पर ईयरफोन लगाए बड़े ही मगन होके वो रिकॉर्ड सुन रही थी। राजू ने अपना फ़ोन निकाला और चुपके से निखत की फ़ोटो क्लिक कर ली। मिशा निखत को हिलाते हुए, निखत जी लंच आ गया है, राजू आपको कॉन्फ्रेंस रूम में लंच के लिए बुला रहे हैं। निखत, सॉरी बट हमने सुबह देर से ब्रेकफास्ट किया था, सो हम लंच नहीं करेंगे। आप मेरी तरफ से थैंक्स कह दीजिए प्लीज़। मिशा ओके कहकर वहाँ से चली गई। निखत दोबारा फिर से सॉन्ग सुनने में मस्त हो गई। लंच बाद एक और सॉन्ग रिकॉर्ड करके केम चली गई। राजू ने पियोन को 3 चाय केबिन में लाने को कहा और टीम को पैक करने को कह दिया। मिशा और निखत के साथ केबिन में आ गया। पियोन चाय लेकर आया। जैसे निखत ने अपने चेहरे से ही हिजाब उठाया, मिशा उसे देखते ही रह गई। ब्यूटीफुल यार, मिशा बोले। निखत, शुक्रिया, हमें पता है। कुछ नया बताएं आप, कहकर उसने कप उठाकर मिशा की तरफ बढ़ा दिया। निखत ने घड़ी में टाइम देखा तो 5 बज चुके थे। उसने जल्दी से चाय खत्म की और राजू से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो हम चलने की परमिशन चाहेंगे, कहकर वो उठकर खड़ी हो गई। राजू, वेट, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसने मिशा की तरफ देखा। उसने पलकें झपकाकर हाँ कहा। राजू उसके गाल हल्के से खींचकर जल्दी से निकल गया। उसके केबिन से निकलते मिशा की गालों पर आंसू टपक गए। उसने साफ किए, अपना सामान उठाया और बेमन दिल से घर को चल दी। राजू निखत के साथ गाड़ी में था। निखत, शुक्रिया। राजू, किस बात शुक्रिया? निखत, हमें घर तक ड्रॉप करने के लिए। राजू, वो तो मुझे कहना चाहिए कि तुम मेरे कहने पर आई। अच्छा ये बताओ कैसा लगा मेरी एल्बम का पहला सॉन्ग? निखत, बहुत प्यारा है, दिल तो बार बार सुनने को कर रहा था। राजू, कोई ना, जैसे ही मेरी पहली एल्बम बनेगी सबसे पहले रिकॉर्ड तुम्हें ही दूंगा। निखत, शुक्रिया कहकर बड़ी मासूमियत से राजू की तरफ देखने लगी। राजू, ऐसे मत देखो, गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना आई कार्ड निकाल लो। निखत ने आई कार्ड निकाला और बैग में रख लिया। राजू, पैर का दर्द कैसा है अब तुम्हारा? निखत, अब ठीक है। बातों बातों में पता नहीं चला कब निखत का घर आ गया। उसकी गली के बाहर उसे उतार कर उसी गली में आंखों से ओझल होने तक राजू उसे देखता रहा। उसके जाते ही राजू ने गाड़ी घुमाकर घर की तरफ चल दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा फ़ोन पर केम थी। राजू, हेलो केम, इस टाइम कॉल किया, एवरीथिंग इज़ फाइन? केम, यार एवरीथिंग इज़ फाइन। राजू, तो इस टाइम कॉल कैसे किया? केम, एक्चुअली आई वेंट टू इवेंट यू विथ ए डिनर विथ मी। राजू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केम, मिस्टर कपूर, एक्चुअली मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। राजू, ओके, बताएं कब? केम, टुडे। राजू, नो, टुडे इज सो लेट, वाई नॉट टुमारो? केम, ओके फाइन, एट शार्प 9 PM एट माई होम। राजू, फाइन। राजू ने फ़ोन काटा और घर पहुंचा। घर पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने आज की रिकॉर्डिंग का सबको बताया। सब बहुत खुश थे। डिनर करके राजू अपने कमरे में गया। उसने देखा उसके इनबॉक्स में एक मैसेज है जो निखत का था, जिस पर थैंक्स लिखा था। राजू ने भी रिप्लाई में स्माइल भेज दी और निखत की फ़ोटो को सीने से लगाया और सारे दिन का थका
सो गया। रोज की तरह अगले दिन भी उठकर राजू तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। आज उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसने अपनी मीडिया प्रोफाइल खोली, देखा उसके कल की क्लिप पर 50 के से ज़्यादा लाइक और शेयर थे। वो देखने में व्यस्त था। पियोन आकर कॉफ़ी रख गया। राजीव को काम में लगे कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। उसके केबिन का दरवाज़ा खुला, देखा सामने मिशा खड़ी है। आज घर नहीं जाना, आज तो तुम्हारा डिनर भी है। मिशा, क्या टाइम हुआ है, कहकर राजीव ने घड़ी हाथ घुमाकर घड़ी देखी। 8 बजने वाले हैं। चलो तुम पैकअप कर लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं स्कूटी लाई हूँ, चली जाऊंगी, मिशा ने बेरुखी से जवाब दिया। राजीव को अजीब लगा पर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया और अपना लैपटॉप सेट डाउन करके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने निखत को मैसेज करके केम के साथ डिनर का बताया। घर पहुंचकर उसने ब्लू कलर का 3 पीस पहना और सीधा केम के घर पहुंच गया। गार्ड ने गेट खोला और बोला, यस सर। राजीव, मुझे केम से मिलना है। गार्ड, जी सर, मैम आपका पूल साइड पर वेट कर रही हैं। राजू, ओके। राजू ने गाड़ी खड़ी के सामने एक नौकर खड़ा था। वह उसे लेकर साइड की ओर चला गया। उसको वहीं खड़ा कर नौकर ने जाकर केम आने को बताया। राजू नौकर के साथ वहां आया तो देखा केम काउच पर आधी लेटी और आधी बैठी है। ब्लैक कलर की उसने 3 लेंथ ड्रेस पहनी है, बाल खुले और एक हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ है। केम, हेलो मिस्टर कपूर, वी सीटेड। राजू उसके सामने की चेयर पर बैठ गया। केम, हैव ए ड्रिंक्स? राजू, नो थैंक्स। केम, ड्रिंक्स लेते नहीं या मेरे साथ नहीं लेनी? राजू, नहीं, मैं लेता नहीं। केम ने वेटर को बुलाकर राजू को जूस सर्व करवाया। वेटर, मैम डिनर सर्व कर दूं? केम, राजू ने देखा कि केम पूरी तरह से नशे में टुल हो चुकी है। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था तो उसने उसे कमर से पकड़कर सहारा देकर खड़ा किया। जैसे केम सीधी हुई, उसके लिप्स राजू के गाल पर थे। राजू ने मुंह घुमा लिया। केम ने हाथ से पकड़ राजू का मुंह अपनी तरफ घुमाया और किस करने लगी। राजू ने उसे वहीं बैठा दिया और गाड़ी की तरफ चल दिया। रुकिए मिस्टर कपूर, केम ने लड़खड़ाती आवाज़ में राजू को रोका। राजू वहीं रुक गया। अगर आज आप यहाँ से गए तो मैं आपकी एल्बम का कॉन्टैक्ट यहीं ख़त्म कर दूंगी। आगे आप जानो क्या करना, कहकर वो राजू के पास आकर उसके सीने से लग गई। राजू जब से उसकी अब सब हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था तभी एकदम फट पड़ा। वी हैव मिस कपिला, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप नशे में और मैंने हमेशा औरतों की रिस्पेक्ट की है, सो प्लीज़ लीव मी एंड डोंट ट्राई टू मोलेस्टेड, कहकर उसने केम को धक्का मारा और जल्दी से बाहर निकल गया। गाड़ी उठाई और सीधा घर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में सोफे पर ही लेट गया। तभी अतीत ने आकर उसके माथे पर हाथ रखा। राजू चौंक कर उठ गया। अतीत को देखकर उठकर उसके गले से लग गया और रोने लगा। अतीत, राज क्या हुआ तुझे? तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? और तू तो डिनर पर गया था ना, कुछ हुआ क्या वहाँ? राजू आंखें साफ करते, कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ हुआ, कहकर उसने सारी बात अतीत को बताई। उसकी आवाज़ सुनकर सब घर वाले आ चुके थे पर राजू अपनी ही धुन में सब बोलता चला गया। कैलाश, चल हम पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेन कर देते हैं। अतीत, नहीं पापा, इसमें राजू की भी बदनामी है। सुबह होने तक का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी चलो आप सब रेस्ट कर लो। अगले दिन सुबह संध्या भागती हुई शी राजू के कमरे में आई। उसके हाथ में न्यूज़पेपर था। राजू, उठ देखो। राजू, क्या हुआ भाभी? संध्या ने बिन बोले न्यूज़पेपर राजू के हाथ में पकड़ा दिया। राजू ने जैसे ही खोला शन्न रह गया। केम ने राजू पर मानहानि का दावा किया था कि उसने उससे रिकॉर्ड करवा ली और पूरे पैसे नहीं दिए। जब मांगे तब मेरे घर आकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया था। राजू, भाभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। संध्या पर राजू प्लीज़। संध्या चुपचाप वहाँ से चली गई। राजू ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल था। अतीत कभी किसी को तो कभी किसी को कॉल कर रहा था। तभी मीशा लॉयर के साथ आती दिखी। अतीत, अरे मीशा तुम यहाँ? मीशा, जी राजू का मैं मिस्टर मित्तल को लेकर आई हूँ, उनको उनसे मिलना है।
अतीत, वो अपने रूम में है पर किसी से मिलना नहीं चाह रहा है क्या? मैं मिस्टर मित्तल से बात कर सकता हूँ क्या? कहकर अतीत मिस्टर मित्तल और मिशा के साथ बैठकर सारी डिटेल शेयर करने लगा। इतने में पीछे से चमन काका की आवाज़ हुई, अतीत बाबा कोई राज बाबा से बाहर मिलने आया है। अतीत कौन है? अंदर लेकर आओ। चमन काका निखत को अंदर लेकर आए। अतीत को देखकर निखत झेप गई। अतीत, अरे निखत, हैदर अली तुम यहाँ? निखत, जी सर, हमें राजीव जी से मिलना है, अभी न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ा तब हम आए। अतीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मिसा अतीत को असमंजस की स्थिति में देखकर बोली, अतीत भैया ये राजीव की दोस्त है। अतीत, ओ अच्छा, कहकर वो वापस वहाँ आया। निखत, तो क्या हम राजीव से मिल सकते हैं? अतीत ने चमन काका के साथ उसे राजीव के रूम की तरफ भेज दिया। निखत ने जाकर डोर नॉक किया तो कोई आवाज़ नहीं है। निखत ने दोबारा नॉक किया और धीरे से बोली, राजीव जी दरवाज़ा खोलें, हम आपसे मिलने आए हैं। काका भी दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, तभी राजीव ने दरवाज़ा खोल दिया और बेड पर दोबारा बैठ गया। निखत घबराते हुए अंदर कमरे में आई, देखा राजीव बेड पर बैठा हुआ है। वो उसके पास जाकर बोली, राजीव जी ये क्या? अभी इतना ही बोल पाई थी कि राजीव उठकर उसके गले से लग गया और बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी ऐसे गले लगना निखत को अलग सा अपनापन का एहसास करवा रहा था। निखत, आप चुप होइए पहले, फिर हम कुछ बोले। राजीव, मैंने कुछ नहीं किया। निखत, वो झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करोगी तुम? निखत, ज़रूर करेंगे, पर आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? राजू, तुम क्या सोच रही होगी यार मेरे बारे में, कैरेक्टर के बारे में? निखत, हमारे सोचने या ना सोचने से क्या होगा, सब क्या सोच रहे हैं हमें उसका देखना है। राजू, मुझे सबकी फ़िक्र नहीं है, मैं सबको जवाब दे दूंगा, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। निखत हमें उससे हैरान होते हुए पूछा, पर क्यों? राजू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहले ही दिन से बिन तुम्हें देखे। राजू की आंखों से आंसू बह जा रहे थे और उन आंसुओं के साथ निखत भी पिघल रही थी और खुद को रोकना चाह रही थी कि अपने एहसास खुद तक रखी। या अल्लाह मदद करो हमारी। उसने आँख बंद करके फरियाद की। निखत, राजीव जी पहले आप शांत हो जाएं, कहकर उसने राजीव को खुद से दूर किया और उसकी आंखों को अपने हाथ से साफ किया और बोली, पहले आप शांत हो। राजीव, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? निखत ने ना में गर्दन हिला दी। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो उसके हिजाब में अटक रहे थे। राजीव के फ़ोन पर उसी टाइम मिश्रा जी का कॉल आया। हाँ जी मिश्रा जी, कहिए। राजीव ने खुद को संभालते हुए राजीव बोला, मिस्टर कपूर, आपको पता तो चल ही गया होगा, मैम ने आपके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। राजीव, अभी न्यूज़पेपर से पता चला, पर कारण? मिश्रा जी, कारण तो आपको पता ही चल गया होगा। राजू, तो आप मेरे रिफ़ंड कब वापस करेंगे? मिश्रा जी, उसके लिए आपको ऑफिस आकर मैम से बात करनी पड़ेगी और मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगा। आते हुए साथ में आपको रिकॉर्ड एंड कॉपी राइट्स लेकर आने होंगे। राजू, मिश्रा जी आप इसके बाद अब रेडी रहिएगा, कहकर फ़ोन रख दिया। आवाज़ सुनकर मिशा मित्तल और अतीत सबके साथ ऊपर आ गई। राजू निखत का हाथ पकड़कर बैठा था। सबको देखते निखत ने अपना हाथ छुड़वा लिया। राजू, अब क्या करेंगे? राजू को देखते हुए मिशा बोली, राजू देखते हैं, बट एल्बम तो तय समय पर ही रिलीज होगी और नए सिंगर के साथ, पर वो नया सिंगर कौन होगा ये सोचना पड़ेगा। मालती देवी ने निखत की ओर देखते हुए मिशा से पूछा, मिशा ये कौन है? मिशा के जवाब से पहले अतीत बोला, माँ ये मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है और राजीव की दोस्त। राजू, निखत, क्या तुम मेरी एल्बम की सिंगर बनोगी? निखत, हम पर कैसे? राजू, तुम क्यों नहीं, इतना अच्छा तुम गाती हो। निखत, वो तो हम अपने शौक़ के लिए गाते हैं, आप समझ रहे हैं, हम आपकी इसमें मदद नहीं कर पाएंगे, कहकर वो नीचे चल दी। राजू उसके पीछे भागा। निखत सुनो। निखत उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। राजू, एक कारण बताओ ना, का तब मैं मान जाऊँगा। निखत, आप क्या जानते हमारे बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में? बस अपने फरमान सुना दिया कि हम आपकी एल्बम के सिंगर बनेंगे, कहकर वो रोने लगी। राजू, निखत पहले तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो बेटा, फिर बात करते हैं, आओ बैठो, कहकर उसे सोफे पर बैठाया। चमन काका पानी ले आए। राजू ने उसे पानी पिलाया। अब बताओ, अगर तुम्हें मेरी सिंगर नहीं बनना तो कोई ना, पर तुम परेशान मत हो। निखत, जी शुक्रिया राजू, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राजू ने गाड़ी की चाबी उठाई और काका को सबको बताने को कहकर निखत के साथ निकल गया। निखत अपने में खोई बैठी थी।
राजू क्या सोच रही हो निखत? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राजू भूल जाओ, मैंने कुछ कहा तुमसे, परेशान था इसलिए तुम्हें बोल दिया। निखत का घर आते ही उतर कर चल दी। राजू ने गाड़ी घुमा दी और एक खाली सी सड़क देखकर गाड़ी रोक ली। सिगरेट जलाकर मुंह में रख ली और सोचने लगा कि क्या किया जाए अब आगे। तभी घर से फ़ोन आया और वो घर की तरफ चल दिया। मित्तल ने घर पर सर डिटेल बना रखी थी, उसने पढ़ी और साइन करके उसको केस फाइल करने को कह दिया। सारे काम में शाम हो आई। आज सारे दिन खबरों में राजू और कपिला छाए रहे। कैलाश कपूर। राजू आगे क्या सोचा है? कंपनी के नाम पर एक कलंक लग गया है तो अब लोग भी सोचेंगे काम देने में। राजू पापा, कंपनी मेरे नाम और ट्रस्ट पर खड़ी हुई है और हमेशा ऊपर जाएगी, किसी भी केमिया और किसी के चलते बंद नहीं होगी, कहकर राजू ने टेबल पर हाथ मारा, उठकर अपने रूम में चला गया। उधर निखत परेशान थी राजू को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या करे। शाम की नमाज के बाद निखत ने दोनों हाथ उठाकर बोली, या अल्लाह हमारी मदद करो, हमें रास्ता दिखाओगे, हम राजू जी की मदद कैसे करें, कैसे उनकी परेशानी दूर करें, हमारा साथ दें, आमीन। तभी पीछे से सलमा आपी की आवाज़ है, अपने दिल की, सुनो बाजी वो क्या कहता है, बाकी सब छोड़ दो, कहकर वो चाय रख कर चली गई। चाय। निखत ने चाय पी और सोच लिया उसे क्या करना है। तभी फ़ोन उठाकर कांपते हाथों से राजू का नंबर मिलाया। राजू। हेलो। हाँ निखत बोलिए। निखत। हेलो राजू जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करनी है आपसे। राजू। कब बताओ। निखत। कल सुबह 9 बजे वहीं यहाँ आप मुझे छोड़ने आते हैं, प्लीज़ लेट मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी। राजू। ठीक है आता हूँ, तुम ठीक तो हो ना? निखत। जी हम ठीक हैं, आप अपना ख्याल रखिए, सुबह मिलते, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। निखत नहीं समझ पा रही थी क्यों वो राजू की तरफ खींचती चली जा रही, क्यों उसे फ़िक्र होती है उसकी, क्यों उसकी तकलीफ़ से अपनी सी लगने लगी है। दिल मानने को तैयार नहीं, पर शायद उसे राजू से प्यार हो गया। अगले दिन राजू जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आया। चमन काका ने नाश्ता लगा दिया था, वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और उसकी नज़र घड़ी पर थी। अतीत। राज आराम से ब्रेकफास्ट कर लो, इतनी जल्दी किस बात की है? राजू। भाई निखत का कॉल आया था कि कुछ ज़रूरी काम है उसे। अतीत। राज थोड़ा संभल कर, तू आग से खेल रहा है। राजू। भाई प्यार होता ही आग जैसा है, पर यह आग अभी एक तरफा है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती या नहीं, अगर नहीं भी करती तब भी मैं उसकी यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी जी लूँगा, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया और वहीं जाकर निखत का वेट करने लगा। जहाँ उसने कहा था। घड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, साथ ही राजीव की बेचैनी। 9 से 10 बज गए, फिर 11 बजने ही वाले थे कि सामने से उसे निखत आती दिखाई दी। जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोली, अब चलिए जल्दी यहाँ से। राजीव ने गाड़ी घुमा दी। थोड़ी दूर जाकर निखत बोली, इस जगह से थोड़ा दूर चलिए। राजू। किससे डर रही हो तुम? निखत। बख्तावर से। राजीव बख्तावर का नाम सुनकर चौंक गया, पर बोला कुछ नहीं। अपने ऑफिस ले लूँ अगर तुम कहो। निखत ने सर हिलाकर हाँ कहा तो राजीव ने गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। अंदर जाते सब राजीव को निखत के साथ आते देख खड़े हो गए। रिसेप्शनिस्ट और पियोन और मीसा को अंदर भेजने को बोल राजू अपने केबिन की तरफ चला गया। मीसा। हाँ राजू, तुमने बुलाया? राजू। मित्तल जी कहाँ तक पहुँचे, बात हुई उनसे? मीसा। आज केस फाइल हो जाएगा, आपको वो सारी डिटेल मेल पर शेयर करेंगे। पियोन 3 कॉफ़ी लेकर आया। राजू। 1 कॉफ़ी ले जाओ और चाय ले आओ। पियोन। ओके सर। राजू। मुझे अपने केबिन में थोड़ा सा काम है, शो एक्सक्यूज़ मी, कहकर उसने अपनी कॉफ़ी उठाई और केबिन से निकल गई। चाय आते ही राजू ने निखत को इशारे से चाय दिखाई। राजू। निखत। यहाँ केबिन में कोई नहीं है, सो तुम अपना हिजाब उठा सकती हो। निखत ने हिजाब उठाया और चाय अपनी आदत अनुसार दोनों हाथों में पकड़कर पीने लगे। राजू लैपटॉप पर नए सिंगर्स की रेटिंग देख रहा था, साथ ही मीडिया पर अपने खिलाफ लोगों का गुस्सा भी। निखत। राजीव जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजू। ओह सॉरी यार, मैं भूल गया तुमसे, तुमने रात को भी कहा था। कहो, कहकर उसने लैपटॉप का कवर आधा बंद किया और निखत के चेहरे की तरफ देखने लगा। निखत। हम चाहते हैं ना कि हम आपके एल्बम की सिंगर
बने तो हम तैयार हैं। राजू, क्या तुम सच कह रही हो निखत? पर हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप मानो तो। राजू, जी बोलो, कोशिश करूँगा। पहले आप मिशा जी को बुला लीजिए। राजू ने मिशा को कॉल करके केबिन में बुलाया। मिशा के आते राजू, अब बोलो निखत, तुम क्या कहना चाह रही? निखत, हम आपके सिंगर बन रहे हैं, पर आपको हमारी कुछ बातें माननी होंगी। मिशा, कैसी बातें? निखत, पहली ये कि हमारा आपकी एल्बम का सिंगर होना इस ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए। राजू, डन। निखत, दूसरी का एल्बम में हमारा नाम निखत नहीं कुछ और होगा। राजू, कुछ और क्या? निखत, कुछ भी बट निखत नहीं। मिशा, आपका नाम साहिबान कैसा रहेगा? राजू, नहीं, ठीक रहेगा, ये बोलो। निखत, जी ठीक रहेगा। निखत, और मेरी आखिरी शर्त, हम हिजाब में ही गाना गाएंगे, और वो भी पूरे सफ़ेद हिजाब में। राजू, वो क्यों? निखत, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई भी हमारी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है। राजू ने मिशा की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में हाँ कहा। राजू, ओके, डन। मिशा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना लूँ? निखत, अपने तसल्ली के लिए आप बनवा लें, पर हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हमें एक आपकी मदद चाहिए, जो हम वक्त आने पर बताएंगे। उम्मीद आप उस समय इनकार नहीं करेंगे। राजू, जी ज़रूर, एनी टाइम ऑलवेज यू। पेपर हम अपनी तसल्ली के लिए नहीं निखत, बस कंपनी रूल के अंडर बनवा रहे हैं। तुम पर पूरी तसल्ली है हमें। निखत, तो ठीक है, कल से हम कॉलेज से सीधा यहाँ आकर सॉन्ग रिकॉर्ड का काम करेंगे। बस मेरी पहचान आप कैसे छुपा कर रखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिशा, आप निश्चित रहें। निखत, निखत जी शुक्रिया, अब हम चलना चाहेंगे। जैसे ही वो चलने को उठकर तैयार हुई तो राजू बोला, रुको निखत, कल से कॉलेज के बाद तुम्हें मिशा पिक करेगी, और यहाँ रिकॉर्डिंग के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। तुम अकेले यहाँ नहीं आओगी और ना यहाँ से जाओगी। जिस दिन भी रिकॉर्डिंग शुरू होगी मैं मैसेज कर दूंगा तुम्हें। निखत, जी, हाथ उठाकर सलाम किया और चल दी। उसके जाते राजू ने सारे स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, जिसमें पियोन, गार्ड, ड्राइवर, माली, सफाई कर्मी सब थे। सबको बैठने को बोलकर राजू अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सबको बोला, आप सब मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। जब से मेरा ये ऑफिस शुरू हुआ तब से आप सब मेरे साथ हैं, सो आप और मैं एक परिवार हैं। आप सब, और पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उससे आप सब अनजान नहीं हैं, और मैंने नई सिंगर ढूंढी है। वो कौन है आप सबको अभी पता चल जाएगा, पर आप सबको मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि उसकी पहचान इस ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी। जी सर, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उनकी पहचान गुप्त रहेगी। हम सब आपसे वादा करते हैं। सारे एम्प्लॉयज एक आवाज़ में बोले। राजू, थैंक्स बोथ ऑफ यू। अब आप सब जाकर अपना काम कर सकते हैं। सबके जाने के बाद मिशा बोली, राजू, निखत को ऐसा क्या काम तुमसे हो सकता है जिसके लिए वो हमारे साथ काम करने को रेडी हो गई? राजू, देखते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं मुझे। उसके जाने के बाद थोड़ा दोनों बैठकर रिकॉर्डिंग और रिलीज की स्टेग्री बनाने में जुट गए। अगले दिन सफ़ेद की जगह ग्रे कलर का बहुत सुंदर हिजाब आए। उसके माथे वाले हिस्से पर शाहिबान लिखा हुआ कर्सिव हैंड राइटिंग में लाल रंग से लिखा हुआ बहुत स्टाइलिश लग रहा था। कॉलेज खत्म होते निखत गेट से बाहर निकली। कुछ ही दूरी पर मिशा खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो जाकर मिशा की गाड़ी में बैठ गया। उसने काला हिजाब उतार कर ग्रे वाला पहन लिया, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। सीधा स्टूडियो पहुंची। वहां राजू अपनी पूरी टीम के साथ उसका वेट कर रहा था। जाते उसने सॉन्ग लिया और रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। उसने गाना शुरू किया, मैं तेरी दुनिया, मैं तेरी मोहब्बत, तू ले चल मुझे इस डगर से दूर। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ सब यहाँ खड़े थे वहीं मंत्रमुग्ध हो गए। वो अपनी धुन में आंखें बंद किए गाए जा रहे थे। जैसे गाना खत्म हुआ निखत ने आंखें खोली। सब मुँह खोले उसकी तरफ देख रहे थे। उसने राजू की तरफ देखा। राजू ने क्लिप करना शुरू किया। सब जैसे जागे, सबके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी। मिशा, राजू सर एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लो, कहकर जैसे उसने हेडफोन राजू के कानों में लगाए। व्हाट दिस इज द नेक्स्ट वर्थ वॉइस ऑफ इंडिया। निखत सबको आंखें फाड़ देख रही थी। राजू, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ में
एक आग है निखत, माइंड ब्लोइंग। निखत, राजीव जी हमारे घर जाने का टाइम हो रहा है, हम चलें। राजीव ने टीम को पैक करने की कहा। मिशा को बाकी बच्चा काम समझाकर खुद निखत को वादे के मुताबिक छोड़ने निकल गया। गाड़ी में बैठने से पहले निखत ने अपना हिजाब चेंज किया और आगे वाली सीट पर बैठ गई। राजू, थैंक्स निखत, कहकर राजू ने उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे किस तरह की मुसीबत से निकाला है। वो बोले जा रहा था, तभी निखत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। राजू बोलते बोलते चुप हो गया। निखत, अब आप गाड़ी चलाएंगे? राजू ने हाँ की और गाड़ी चलाने लगा। निखत छुप छुप कर राजू की तरफ देख रही थी। उसे राजू के मासूम से चेहरे पर प्यार आ रहा था। उसने खिड़की खोली और बाहर देखने लगी। अब तो रोज़ का यही नियम हो गया था। निखत रोज़ आकर एक गाना रिकॉर्ड करती। एक हफ्ते में एल्बम पूरी हो गई। एल्बम का नाम इश्क साहिबान रखा गया। एल्बम के प्रिंट और सॉन्ग मीडिया पर डाल दिए गए। लोग निखत की आवाज़ के दीवाने बन चुके थे। फाइनली एल्बम रिलीज का दिन आ गया। निखत ने राजू को फ़ोन किया। निखत, जी राजू जी आदाब। राजू, कल एल्बम की रिलीज है, तुम आओगी? निखत, रिलीज की आपको बहुत बहुत बधाई हो राजू जी, पर हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम लोगों के सामने नहीं आ सकते। राजू, तो तुम्हें सामने आने को कौन कह रहा है? साहिबान बनकर सामने आओ तुम। निखत, नहीं राजू जी, हमें माफ़ कीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, कहकर निखत ने फ़ोन रख दिया। राजू अपनी छत पर इधर से उधर घूम घूम सोचकर परेशान था कि कल लोगों को क्या जवाब दूंगा जब मीडिया से साहिबान के लिए क्या कहेगा। और सब साथ साथ सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। कैलाश जी अतीत के साथ ऊपर और छत की हालत देखकर चौंक गए। जैसे राजू ने पापा को देखा, सिगरेट फेंक दी और बोला, पापा आप क्यों ऊपर आए? मुझे बुला लिया होता। कैलाश कपूर, बुला लेता तो तेरी ये हालत कैसे देखता? तुझे क्या हुआ है बताएगा मुझे? पापा इससे प्यार हो गया। राजू कुछ बोलता इससे पहले अतीत बोला, कैलाश कपूर कौन है वो खुशनसीब जो मेरे बेटे की पसंद बनी? अतीत डरते डरते, निखत, हैदर अली। कैलाश कपूर कौन? वो लड़की जो उस दिन आई थी। अतीत, राजू ने घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि निखत ही साहिबान है। उसने सोचा था कि कल एल्बम रिलीज के बाद डिस्क्लोज करेगा। कैलाश कपूर, राज तूने उससे पूछा कि क्या वो तुझे चाहती है या नहीं? राजू, नहीं पूछा। कैलाश कपूर, तो पूछो जाकर, फिर आगे का डिसाइड करेंगे, कहकर वो नीचे चले गए। राजू ने कुछ सोचा और अतीत की तरफ देखते हुए बोला, भाई संभाल लेना तुम। अतीत, पर जा कहाँ रहा इतनी रात में? राजू अपनी मोहब्बत से इकरार लेने। अतीत, अरे रुक तो। पर राजू बिना सुने भागता हुआ वहाँ से चला गया और अतीत उसे जाते देख मुस्कुरा कर रह गया। राजू ने गाड़ी ले जाकर निखत की गली के बाहर रोकी। उतरकर पैदल ही निखत के घर की तरफ चल दिया। रात के 11 बज चुके थे। ज़्यादातर लोग सो चुके थे। किसी किसी घर की बत्ती जल रही थी। राजू चलते चलते निखत के घर के सामने रुका। सारी लाइट्स बंद थी, सिर्फ ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही थी। खिड़की में से एक हल्की सी झलक दिख रही थी जो इधर से उधर घूम रही थी। राजू को ऊपर तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी दिमाग में एक आइडिया और दीवार के पास जाकर उस पर छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद गया। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उस वक्त वो किसके घर में खड़ा है। वो हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा। वहां जाकर उसने हल्के हाथ से दरवाज़ा धकेला। वो खुल गया। सामने बेड पर निखत अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठे किसी सोच में थी। उसके सुनहरे बाल खुले हुए पूरी पीठ कवर कर रहे थे। राजू ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और जाकर निखत के सामने बेड पर बैठ गया। उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, निखत। निखत एकदम चौंक गई। या अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको किसी ने देखा तो नहीं? ऊपर आते। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ उठकर चल दी। निखत, राजू, निखत रुको, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं दीवार जंप करके आया हूँ। निखत, आप क्यों आए? पर यहाँ आपकी जान को खतरा है, आप चले जाएं यहाँ से, आपको अल्लाह का वास्ता। राजू, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सब सो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से बैठो, पहले फिर बात करते हैं। निखत, आराम से बैठूं? आपको पता भी बख्तावर को आपके यहाँ होने की भनक भी हो गई तो आपको दुनिया में कोई भी कहीं भी ढूंढ नहीं पाएगा। आप उससे जानते नहीं हैं, प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। और वो हाथ जोड़कर राजू के सामने मिन्नत करने लगी। राजू ने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसे खींचकर अपने पास किया। वो सीधा राजू के सीने से जा टकराई। राजू ने उसे दोनों बाजू से जकड़ लिया और बोला, क्यों डरती हो बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? बोलो।
निखत जो अब तक अपने जज्बातों को अपने अंदर ही छुपाए बैठी थी, वो उसकी आंखों के रास्ते बह निकले और राजीव की शर्ट भिगोने लगी। राजीव ने उसका मुंह ऊपर उठाया। निखत की आंखें बंद थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव ने उसकी बंद आंखों को चूमा और बोला, अब के बाद इसमें मुझे आंसू नहीं दिखाई देने चाहिए, क्योंकि इसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। बोलो, जगह दोगी? निखत की पकड़ राजीव की टी शर्ट पर और टाइट हो गई। राजीव ने भी उसे और कसकर बाहों में जकड़ लिया। थोड़ा सा होश आने पर निखत ने खुद का राजीव की बाहों से अलग किया और कांपती आवाज़ से बोली, राजीव जी आप चले जाएं यहाँ से। राजीव, चला जाऊँगा, पहले मुझे तुमसे एक बात करनी, वो कर लूँ। निखत, क्या? बोलिए। राजीव, निखत मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। पहले ही दिन से जब मैं तुमसे कॉलेज में मिला था और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी? निखत, नहीं राजीव जी, ये कभी नहीं हो सकता। हम आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। आप अब यहाँ से चले जाइए। राजीव, तुम झूठ बोल रहे हो निखत, क्योंकि तुम्हारी आंखों और तुम्हारे अल्फाज दोनों ही अलग अलग हैं। क्यों बोल रही हो ऐसा? तुम बोलो। उसकी आवाज़ में तेज़ था। निखत उसकी आवाज़ सुनकर कांपने लगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। राजू, नहीं जाऊँगा, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो कि तुम भी मुझे प्यार करती हो या नहीं। बोलो। निखत, नहीं। राजू मेरी तरफ देखकर बोलो। निखत, कह तो दिया, और कैसे कहूँ? राजू, ऊपर देखो मेरी तरफ, फिर बोलो। निखत ने जैसे ऊपर देखा, राजू उसी की तरफ देख रहा था। वो उठकर बेड के पास खड़ी हो गई और बोली, बस हमने कह दिया, अब नहीं कहेंगे, आप जाओ यहाँ से। राजू ने जाकर उसके कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसके माथे पर किस करके बोले, निखत तुम झूठ बोल रही हो, पर मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा, तुम खुद मुझे आकर इकरार करोगी। निखत, कब तक? राजू, उम्र भर, कहकर राजू जाने को घूमा तो निखत ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ चूमकर आंखों से लगाते हुए बोली, बहुत खुश नसीब होगी वो जो आपकी बेगम बनेगी राजू, और वो खुश नसीब तुम और हमेशा रहोगी मेरी आखिरी सांस तक। कहकर हाथ छुड़ाकर और उसकी गाल पर प्यार से हाथ फेर कर चल दिया। जैसे आया था वैसे वापस चला गया, पर खुश था कि उसने अपने दिल की बात निखत से कह दी और उसकी आधी हाँ उससे मिल गई। इधर निखत अंदर से राजू को सोचकर खुश भी थी और वजीर खां को सोचकर परेशान भी थी। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह जब जागी तो देखा राजू का मैसेज था कि आज शाम साहिबान का वेट रहेगा, क्योंकि मेरा इश्क साहिबान तुम्हारे बिना अधूरी है। एड्रेस भी नीचे भेज रहा हूँ। मैसेज पढ़ते उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और बाथरूम में चली गई। वो स्माइल सलमा की नज़रों से छुपी ना रह सकी। जैसे निखत बाथरूम से बाहर है, सलमा आपा उसे कमरे में बैठी नजर आई। निखत, आपा आप कब आए? सलमा, अभी जब तुम खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। निखत, अच्छा कब की बात कर रही हैं आपा आप? सलमा, अभी कुछ देर पहले की। अच्छा लगा कई महीनों बाद आपको मुस्कुराते देख। निखत, जी शुक्रिया आपा। सलमा, कारण वही रात वाला है या कोई और? निखत का चेहरा एकदम फक हो गया, मानो काटो तो खून नहीं। काय रात वाला आप? मैं समझी नहीं। सलमा, हम जानते हैं बाजी रात को वो यहाँ आए थे उस दिन वाले साहब। निखत ने जल्दी उसका मुंह बंद किया और डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। सलमा, डरो मत बाजी, दरवाजा बंद और बख्तावर कल से घर नहीं है और 3 दिन बाद आएगा। दिल्ली से बाहर किसी काम से गया है, आज ही चाचा किसी को बता रहे थे। उसकी बात सुनकर निखत की जान में जान आई। उसने सलमा से कहा, आपा राजीव जी के एल्बम की रिलीज है, वो चाहते हैं हम भी आएँ, पर हमने मना कर दिया, पर वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने की। आप मुझे सुझाव दे सकती हैं कि हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सलमा, तो आप चली जाएं। निखत, पर कैसे? सुलेमान चाचा? सलमा, उनको हम संभाल लेंगे। आपको किस समय जाना? निखत, हमें समय तो नहीं पता, पूछकर बता सकते। सलमा, तो हमें बता देना, हम सुलेमान चाचा को दवाई उसी हिसाब से देंगे जिससे वो उठ ना सकें। शुक्रिया आपा, हम आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे? सलमा को गले लगाते हुए बोली। सलमा, एक तरह उतार सकती हो बाजी। निखत, कैसे? सलमा, बाजी राजीव भाई जान का प्यार मान लो, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए सच्चे वाला प्यार है। निखत उससे अलग होते हुए, वजीर खां को भूल गई आप? आपा, वो हम दोनों को मार डालेंगे।
सलमा के माथे पर भी उसकी बात सुनकर पसीने की बूंदें उभर आई। वक्त पर छोड़ दो बाजी, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं होता वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वही सब ठीक करेंगे, कहकर सलमा नीचे चली गई। निखत भी तैयार होकर कॉलेज को निकल गई। सोच रही थी कि कॉलेज से फ्री होते ही राजीव को कॉल करेगी। उधर राजू, मिशा और सब स्टाफ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शाम के फंक्शन की लास्ट तैयारी चेक कर रही थी। शहर के और इंडस्ट्री के जाने माने लोग आ रहे थे। मीडिया को भी इनविटेशन था। सारा चेक करके वो एक टेबल पर जाकर बैठ गया। राजू कॉफ़ी कहकर मिशा ने उसके सामने कॉफ़ी का कप रखा। राजू, थैंक्स मिशा। मिशा, तुम्हारी साहिबान आ रही क्या? राजू, शायद पक्का नहीं पता, पर दिल कह रहा वो ज़रूर आएगी। मिशा, आई होप सो, कहकर दोनों कॉफ़ी पीने लगे। सारा काम निपटाकर जब देखा 6 बज रहे थे, सब रेडी होने चले गए। राजू ने मेहरून कलर का कोट पैंट पहना था, उसमें उसका गोरा रंग और भी खिल रहा था। शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखते हुए बोला, प्लीज़ निखत, आज तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती, तुम्हें आना ही होगा मेरे लिए। नीचे आए तो सब रेडी थे। चमन काका ने भी सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। संध्या भाभी पर्पल गाउन में थी। अतीश संध्या और दादा दादी को लेकर निकल गया। राजू माँ पापा और चमन काका के साथ घर से निकल लिया। रास्ते भर एक ही बात दिमाग में चल रहा था कि निखत आएगी या नहीं। कैलाश कपूर, बेटा जी गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, वो ज़रूर आएगी। माँ, वो कौन जी? कैलाश कपूर, आपकी बहू। राजू शर्मा कर, क्या पापा आप भी कुछ भी बोलते हैं? सब हंसने लगे। राजू का मुंह शर्म से लाल हो गया। उधर निखत तैयार हुई। उसने कैब बुक कर ली। सलमा ने चाचा को उनकी नींद की दवाई दूध में डालकर जल्दी दे दी। निखत, सलमा आपा, जब हम आएंगे तो आपको कैसे बुलाएंगे? सलमा, मैं चाचा का फ़ोन अपने पास रख लूँगी, आप उस पर कॉल कर देना। निखत जी, ठीक रहेगा। सलमा उसे बाहर तक छोड़ने गई। उसकी कैब वहीं खड़ी थी। सलमा उसे कैब में बिठाकर वापस घर को आ गई। उधर सब गेस्ट आने शुरू हो गए थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। पूरे हॉल में साहिबान की फ़ोटो लगी थी। सब लोग राजीव से बार बार साहिबान के बारे में पूछ रहे थे और वो सबको बार बार कह रहा था कि वह रास्ते में है। तभी उसका फ़ोन बजा। निखत का नाम देखकर उसे घबराहट हो गई। सबसे अपनी घबराहट छुपाते राजू ने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ जी साहिबान, कहिए। निखत, हम 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, पर हमारा हिजाब आपकी गाड़ी में है। राजू बोला, क्या सच्ची? ओ सिट, तुम बाहर ही रुको, मैं लेकर आता हूँ। राजू ने मिशा को इशारे से बुलाया। सब समझा और खुद तेज कदमों से चलते हुए बाहर निकल गया। गाड़ी से जाकर पोलीवेन निकाला और गेट से बाहर निकला। कैब से उतरकर निखत एक गाड़ी के पास खड़ी थी। वो निखत से साहिबान वाले हिजाब में आ गई। राजू ने गेट के पास खड़े गाड़ी कीपर को पैकेट और गाड़ी की चाबी दी और रख कर आने को दिया। जैसे उसने निखत के साथ हॉल में एंटर किया, सारी स्पॉटलाइट उन दोनों पर आकर रुक गई। मीडिया वाले दोनों को धड़ाधड़ फोटो लेने लगे। निखत ने घबरा कर राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक फ़ोटोग्राफर सामने आया। बोला, सर, मैम से हिजाब उतारकर फ़ोटो क्लिक करने को कहिए प्लीज़। निखत ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। राजू उसकी बेचैनी और घबराहट समझ गया। राजू से घूरता हुआ बोला, क्यों, उसे फ़ोटो लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? फोटोग्राफर, प्रॉब्लम कोई नहीं है सर, बट ऑडियंस भी अपने चाहते सिंगर के चेहरे से रूबरू होना चाहते। निखत, साहिबान की आवाज़ ही उसकी पहचान है। उसके फैंस उसे उसकी आवाज़ से पहचानेंगे, चेहरे या नाम से नहीं। राजू उसका कॉन्फिडेंस देखता ही रह गया। राजू उसका कॉन्फिडेंस देखकर चकित रह गया और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। सब लोग साहिबान को देखकर क्लिप कर रहे थे। निखत के स्टेज पर आते ही सबने एक सॉन्ग की फरमाइश कर रहे थे। ऑलाउ वेंचर ने माइक निखत के हाथ में दे दिया। निखत ने सबकी ओर देखा, गाना शुरू किया। गाना खत्म होते ही हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक रिपोर्टर उठा और बोला, साहिबान जी, मुझे आपसे एक सवाल करना। साहिबान जी, जरूर। रिपोर्टर, आपकी आवाज़ में एक अदा है, एक दर्द है, वो किसके लिए है? साहिबान जी, हमारे साहब के लिए, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। हम शुक्रगुजार हैं उनके।
रिपोर्टर, नाम तो जानना हमारा हक है। साहिबान, जी बिल्कुल है, पर अभी नहीं, समय आने पर ज़रूर बताया जाएगा। रिपोर्टर, आखिरी सवाल, क्या आगे भी आप वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड के साथ काम करेंगी? साहिबान, डिपेंड करता है कि वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड हमें अपने साथ रखेंगे या नहीं। तभी बीच में आकर राजीव ने निखत से माइक लिया और बोला, साहिबान जी, जब तक हमारे साथ काम करना चाहेंगे उनका स्वागत है। अब आप सब पार्टी इंजॉय करेंगे प्लीज़, कहकर उसने निखत की तरफ देखा। वो राजीव की तरफ देख रही थी। राजीव, ऐसे क्या देख रही हो तुम? कहीं प्यार ना हो जाए तुम्हें भी मेरी तरह? निखत ने शर्मा कर नजरें झुका ली। राजीव ने हाथ आगे बढ़ा, बोला, चलो, तुम्हें और भी काफ़ी सारे लोगों से मिलवाना है जिससे तुम अपना आगे का कैरियर सेट कर सको। निखत, राजीव जी, हम सिर्फ आपके लिए गाएंगे और किसी कंपनी के लिए नहीं। राजीव उसे आराम से पकड़कर एक सोफे पर बिठाते हुए बोला, ये तुम्हारा फैसला होगा निखत, मेरी तरफ से ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है तुम्हारे साथ कि सिर्फ तुम मेरी कंपनी के लिए ही जाओगी। निखत, साहिबान सिर्फ अपने साहब के लिए ही गाएगी, कहकर वो उठकर मिशा की तरफ चल दी। राजीव ने उसके शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी दूसरी तरफ चल दिया। सब उसकी पहली एल्बम की सक्सेस पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और वो ये क्रेडिट साहिबान को दे रहा था। तभी सामने से केम मिश्रा जी के साथ आती हुई नजर आई। सबकी आंखें उधर घूम गई। मिसा फेक ऑफ, ये यहाँ क्यों आई है? वो भी इस टाइम? चलते हुए वो सीधा राजीव के पास आई और उसे हक करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आपने तो इनवाइट किया ही नहीं, मैं खुद ही आ गई आपको कांग्रेस करने। राजीव, वेलकम, बट कारण? केम, देखना चाहती हूँ को कौन है वो जिसने इंडस्ट्रीज में मेरी जगह ले ली है, वो भी इतने कम टाइम में। निखत, जो दूर से उनको देख रही थी, पास आई और बोली, हम हैं वो साहिबान। केम, साहिबान तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं, यहाँ चलो एक बार अपना चेहरा भी दिखा दो कि कैसी दिखती हो। साहिबान, जिसने लाखों को अपने जाल में फंसाकर अपना आशिक बना लिया है। साहिबान, चेहरा तब दिखाया जाता जब हमें किसी को अपना हवस का शिकार बनाना होता है। मेरे लाखों आशिकों के लिए मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। तभी अतीत और मिशा बीच में और बोले, कपिला जी, आप यहाँ आए, आपका शुक्रिया, पर हमें हमारी पार्टी में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं क्योंकि आपका केस अभी फाइनल नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते आप एक और केस के कारण लाइमलाइट में आए। केम साहिबान की तरफ देखते, तुम्हारे कारण मेरा नाम और काम दोनों खराब हुए। आई विल सी यू। उसको भड़कता देखकर मिश्रा जी उनको वहाँ से ले गए। रात 2 बजने वाले थे। सारे मेहमान लगभग जा चुके थे। राजीव भी बाकी घर वालों को घर जाने को कहकर हॉल के मैनेजर से बात करने चला गया। साहिबान वहीं सबके साथ बैठी हुई और बार बार घड़ी देख रही थी। राजीव ने आकर देखा सब वहीं बैठे हैं तो बोला, पापा, आपको घर नहीं चलना क्या? पूरी रात यहीं बैठे रहना है? कैलाश कपूर, आज घर तो जाएंगे, पर वो तो अभी तक आई नहीं और ये आपकी माता जी जिद लगाए हैं कि आपकी अपनी बहू से मिले बिना नहीं जाएंगी। राजीव ने निखत की तरफ देखा, वो कहीं खोई हुई थी। राजीव, मॉम, पापा, आपकी बहू को मैं आपसे बाद में मिलवा दूं क्या? अभी टाइम ज़्यादा हो गया, आपको घर छोड़ दूं पहले, फिर मुझे साहिबान को भी छोड़ना है। अतीत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिले और सबको घर के लिए निकल गए। इस बार काका अतीत की गाड़ी में थे। जैसे ही सब गाड़ी में बैठे तो निखत भी पीछे माँ के साथ बैठ गई। माँ, राज वो आई नहीं या हमसे मिली नहीं? राजीव, कौन माँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? माँ, हमारी बहू रानी की। राजीव, ये जो आपके साथ बैठी यही है आपकी बहू रानी। कैलाश कपूर का भी मुँह आश्चर्य से खुला रह गया, पर वो तो निखत है नाराज। राजू, ये एक राज है माँ, पापा, निखत ही साहिबान है। माँ, निखत यानी वो मुसलमान है? राजू, जी माँ, क्यों, तो क्या हुआ? माँ कुछ नहीं कहकर वो चुप हो गई। निखत, आंटी, अगर हम मुसलमान हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? माँ, नहीं बेटा, हमने ऐसा तो नहीं कहा। निखत की आंखों में आंसू देखकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। निखत रोते हुए बोली, हमें तो आपको देखकर अपनी अम्मी की झलक दिखती है बेटा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ी सी जिस समाज में रहती हो ना उससे डरती हो। फिर भी अगर तुम राज की पसंद हो तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। राजू, अरे माँ, आप भी क्या क्या सोचने लग गई, बस इतना करना, किसी को भी निखत की पहचान मत बताना, क्योंकि निखत किन्हीं
कारणों के सामने नहीं आना चाहती तो मैंने उससे वादा किया है तो आप भी मेरे साथ निभाएंगे मेरे वादे की इज्जत के लिए। राजू ने देखा निखत उसे बैक मिरर में देख रही थी। उसने हल्के से आंख दबा दी। निखत उसकी इस हरकत पर शर्मा गई। घर पर सबको उतार कर राजू निखत को छोड़ने चल दिया। राजू पहले तुम अपना हिजाब चेंज कर लो फिर चलते। निखत जी कहकर उसने हिजाब चेंज किया और साहिबान वाला उसी पोली बैग में डाल कर रख दिया और खिड़की में बाहर देखने लगी। राजू एक बात पूछी तुमसे बताओगी निखत? राजू कौन सा ज़रूरी काम है जो आप मुझसे करवाना चाहती हो? निखत बता देंगे। निखत का घर आते वो उतरकर गली की तरफ देखने लगी। बहुत अंधेरा था। उसने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया तभी पीछे से राजू ने उसे आवाज़ दी। राजू रुको निखत मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। निखत ने सलमा को फ़ोन किया कि वो आ गई है। राजू ने गाड़ी लॉक की और उसके साथ साथ चल दिया। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचे थे कि सलमा आपा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने राजू को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बोली आदाब। राजू जी नमस्ते। निखत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ आने के लिए। राजू मैं तो हमेशा ही साथ रहने को तैयार हूँ, देरी सिर्फ तुम्हारी तरफ से। निखत ने नज़रें उठाकर देखा और बिना कुछ बोले चली गई। राजू ने भी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू और निखत की धीरे धीरे फ़ोन पर बातें होने लगी। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते सारा दिन बेचैन रहते। दूसरी तरफ साहिबान वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड की जानी पहचानी हस्ती बन चुकी थी। इंडस्ट्री के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर साहिबान के साथ काम करना चाहते थे पर वो सबको विनम्रता से मना कर देती क्योंकि गाना सिर्फ उसका शौक़ था, कोई बिजनेस नहीं। निखत का कॉलेज ख़त्म होने वाला था। उसे अपने अम्मी अब्बू को ढूंढना भी था। अभी तक उसने राजू के प्यार को माना नहीं था पर वो प्यार उसे बहुत करते थे। एक दिन वो कॉलेज से निकली तो बाहर राजू गाड़ी लेकर खड़ा था। निखत चुपचाप गाड़ी में बैठ के निखत आदाब। राजू कैसी हो तुम? पता आज कितने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ। निखत ठीक है, रोज़ तो बात कर रहे हैं हम। राजू बात तो कर रहे हैं पर देखें थोड़े रहे हैं एक दूसरे को। निखत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर को चुप हो गई। फिर कुछ सोचते हुए राजू जी हमें आपसे कुछ कहना है। राजू सच में यही सब सुनने को मैं कब से तरस रहा हूँ, बोलो, कहकर वो निखत की तरफ देखने लगा। निखत हमें आपकी मदद चाहिए, करेंगे आप? राजू जान भी हाजिर है, कहकर देख लो। निखत हमें हमारे अम्मी अब्बू को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। राजू कहाँ है वो? निखत हमें नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि वो कपूरथला में है। राजू ओके तो बताओ कब चलना है? निखत जब आपके पास समय हो तब चलते हैं। राजू कल संडे, कल ही चलें क्या? निखत घर जाकर बताते हैं पूछ कर। राजू किससे पूछना है तुम्हें? निखत चुप हो गया, राजू की तरफ देखने लगी। राजू क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? निखत कुछ नहीं कहकर बाहर देखने लगी। निखत का घर आ गया। वो गाड़ी से उतरी। राजू ने मिरर डाउन किया तो निखत बोली अल्लाह हाफिज़। राजू सुनो। निखत पलटी तो राजू ने कान पर हाथ लगाकर फ़ोन का इशारा किया। निखत मुस्कुरा दी और चली गई। तभी मिशा का कॉल आया। राजू हाँ मिशा बोलो। मिशा ऑफिस आ सकते हो क्या? राजू वहीं आ रहा, कुछ खास काम तो बताओ। मिशा हम आ जाओ तब दिखाती हूँ। राजू ऑफिस आया तो उसके ही केबिन में थे मिस्टर मित्तल और मिश्रा जी बैठे थे। दोनों उठकर खड़े हो गए। राजू ने मिशा की तरफ देखा और उसने इशारे में कुछ कहा। राजू ने मित्तल से हाथ मिला और बोला जी मिस्टर मित्तल बताएं। मित्तल कपूर सर आज तो मैं आपसे मिलने मिश्रा जी के कहने पर आए हूँ, साथ ही बधाई देने भी। हम कपिला वाला केस जीत गए हैं। वो हमें 50 लाख का कंपनसेशन देगी। राजू वाह मित्तल जी ग्रेट। उसके बाद मिश्रा जी की तरफ देखते हुए ये आपके साथ कैसे? मिश्रा जी सर जी कपिला मैम का तो ऑफिस बंद हो गया, आप हमें अपने ऑफिस में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मिशा पीछे खड़ी, उसने ना में गर्दन हिलाई। राजू माफ़ कीजिए मिश्रा जी, अभी तो मेरा स्टाफ पूरा है, कोई नई जगह बनाते हैं आपके लिए भी। आप चाय पीजिए मैं आता हूँ, कहकर राजू उठकर रिकॉर्ड रूम में चला गया। वहाँ उसने नई एल्बम पर थोड़ा काम करना था। काम खत्म करके उसने ड्राइव खोला। वहाँ सबसे पहले एल्बम की सक्सेस पार्टी की पेन ड्राइव दिख गई। वो उठाकर लैपटॉप में कनेक्ट किया। निखत को डोर से लेकर आते हुए कितना खुश था। निखत के इंटरव्यू के समय भी वो साथ ही खड़ा था। तभी उसने कुछ सुना
रुका, रिविंग किया, फिर सुना, जब तक साहब कहेंगे साहिबान तब तक ये सफ़र चलता रहेगा। राजू चौंक उठा क्योंकि निखत को गाने के लिए उसने ही कहा था। यानी मुझे आज तक ये समझ क्यों नहीं आया कि निखत का साहब मैं ही हूँ। सोच सोच कर वो अकेले में बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी मिशा की मिस कॉल आई। वो यादों से बाहर निकला और केबिन से बाहर आ गया। उसे मुस्कुराते देख मिशा बोली, जो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो हमसे छुपा रहे हो? राजू, कुछ नहीं, बस कुछ मिल गया जो भूला हुआ था। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कहकर राजू गाड़ी की तरफ चल दिया। मिशा भी उसके साथ हो ली। रास्ते में मिशा ने राजू से पूछा, तुम्हारी निखत की बात कुछ आगे बढ़ी? राजू, अभी तक तो नहीं, पर शायद अब बढ़ जाएगी। मिशा, अच्छा चलो बढ़िया है फिर तो, कहकर वो अपने घर के सामने उतर गई। राजू ने गाड़ी मोड़ ली और घर चला गया। डिनर करके वो अपने कमरे में गया और बालकनी में फ़ोन लेकर खड़ा हो गया। उससे इंतज़ार नहीं हो पा रहा था और वो कोशिश ये करता था कि वो खुद से निखत को फ़ोन ना करे। उधर निखत अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। सलमा कमरे में आई और बोली, बाजी क्यों परेशान हो आप? निखत, आपा मुझे वजीर खान से बात करनी, क्योंकि मुझे अम्मी अब्बू को ढूंढने कपूरथला जाना है, पर समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे पूछूं। सलमा, तो डरना क्यों, सीधा पूछ लो कि मैं वहाँ जाऊँ, फिर देखो क्या कहते हैं। निखत, वो पूछेंगे किसके साथ जा रही हो तो क्या कहेंगे? सलमा, बाजी अगर ऐसे सोचते रहोगे तब हो लिया। अपनी किसी भी सहेली का नाम धर दो और बाकी हम पर छोड़ दो। निखत, हम मिशा जी का नाम ले लें। वैसे क्या तुम्हें पता है आपा हम किसके साथ जा रहे हैं? सलमा, राजीव भाईजान के साथ जाएंगी आप या किसी और के साथ? निखत, उनको ही कहा है। निखत ने डरते डरते वजीर खान को फ़ोन मिला। वजीर खान की आवाज़ आते निखत बोली, सलाम वजीर खान। वालेकुम सलाम। होने वाली बेगम साहिबा, कैसी हो तुम? निखत, हम अच्छे हैं। वजीर खान, आज इतने दिन बाद कैसे याद आई? कि कुछ चाहिए? निखत, नहीं जी, बस आपको बताने को कॉल किया कि हम कल कपूरथला जा रहे हैं। वजीर खान, ये पागलपन अभी तक उतरा नहीं तुम्हारे दिमाग से? निखत, हैदर अली कहिए, मैंने अभी आपसे निकाह नहीं किया है। वजीर खान, निकाह तो हम आज कर ले, तुम मानो तब ना। निखत चुप हो गई तो वजीर खान बोला, किसके साथ जा रही? निखत, मिशा के साथ, हमारे कॉलेज की दोस्त है। वजीर खान, बख्तावर जानता है उसे? सलमा सामने खड़ी इशारे से उसका नाम लेने को कह रही थी। निखत, नहीं, बख्तावर नहीं मिला उससे, सलमा आपा मिली है तो उनसे बात कर लो, कहकर उसने जल्दी से फ़ोन सलमा आपा को पकड़ा दिया और खुद पास रखी पानी की बोतल को मुंह लगा लिया और गट-गट पीने लग गई। सलमा, आदाब भाईजान। वजीर खान, आदाब तो ठीक है, ये बताओ तुम इसकी उस सहेली से मिली हो जिसके साथ ये जाने को कह रही है? सलमा, जी भाईजान मिली हूँ, काफ़ी नेक और शरीफ है। वजीर खान, सलमा कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो याद रखना कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। सलमा माथे पर आया पसीना पोंछते, भरोसा रखें भाईजान। वजीर खान, फ़ोन दे उसे। जैसे फ़ोन निखत ने लिया बोली, तुम चले जाओ पर मुझे तुम्हारी रोज़ की अपडेट चाहिए। रोज़ इस टाइम तुम मुझे फ़ोन करोगी और इससे 10 मिनट भी फ़ोन लेट हुआ तो मैं कर लूँगा, ये बात अच्छे से याद रख कर जाना। निखत, जी शुक्रिया, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सलमा, बाजी ये जल्लाद है बिल्कुल, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं आप? निखत, जानती हूँ पर मजबूर हूँ। सलमा, ऐसी भी क्या मजबूरी है? राजीव भाईजान को अपना सच बता दो, मुझे उम्मीद है वो आपको कभी नहीं ढूंढ ठुकराएंगे। उनके इश्क में मैंने सच्चाई और ईमानदारी देखी है। निखत, हम भी जानते हैं, तभी उनकी जान मुसीबत में नहीं डाल सकते, कहकर वो राजीव को कल जाने के लिए मैसेज करने लगी। जैसे ही राजीव ने उसका मैसेज मिला उसने निखत को कॉल किया। निखत, जी राजू किस टाइम निकलना है? सुबह। निखत, आप जब कहें, अब बस हमें पैकिंग करनी होगी। राजू 9 बजे निकले। निखत, ठीक है, पर आप यहाँ नहीं आएंगे, हम आपको आपके घर के पास मिलेंगे। राजू, कैसे आओगे? निखत, कैब से आ जाएंगे। राजू ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। मिशा को कॉल करके अगले 3 दिन की सारी मीटिंग पोस्टपोन करने को कह दिया और बेड पर लेट गया। निखत की फ़ोटो फ़ोन में निकाल ली और सीने से लगाते हुए बोला, कल से तुम पूरे 3 दिन हर पर मेरे साथ रहोगी और इन 3 दिनों में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगा तुम्हारे साथ, कहकर
उसने फ़ोटो को किस कर लिया और आंखें बंद करके लेट गया। उधर वजीर खान ने बख्तावर को कॉल किया और मिशा के बारे में पूछा तो बख्तावर बोला, जी नहीं भाईजान, मैं नहीं जानता, मैंने उससे पूछा भी नहीं कभी। वजीर खान गुस्से में चिल्लाता हुआ, हरामखोर, तुझे वहाँ पाला किस लिए है? मैं ही तुझे सब बताऊंगा। बख्तावर, वल भाई गुस्सा ना हो, मैं पता करता हूँ ना। वजीर खान, रहने दे, अब मुझे पता चल गया, सलमा जानती है, उसे मेरी बात हो गई है सलमा से, ठीक है भाई कहकर बख्तावर ने फ़ोन कर दिया और सीधा ऊपर निखत के कमरे में पहुंचा। निखत शुक्राना की नमाज अदा करे थी, उसको देखकर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। निखत जैसे ही वहीं बख्तावर को देखकर चौंक गई और मैट इकट्ठा करते हुए बोली, जी कहिए कैसे आना हुआ? बख्तावर, ये मिशा कौन है जिसके साथ आप जा रही हैं? हमें तो पता भी नहीं आपके साथ आपके जाने का, वो अभी भाई का फ़ोन आया तब पता चला। निखत, हमारी वजीर खान से बात हो गई है तो आपको बताने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी निखत ने फ़ोन उठाया और वजीर खान को फ़ोन लगाया और जैसे फ़ोन उठाकर निखत गुस्से से बोले, अगर आपको हमें जाने नहीं देना था तो खुद से मना कर देते, बख्तावर को क्यों भेजा तहकीकात करने को? वजीर खान, मैंने कब भेजा उसे? निखत, तो वो यहाँ आकर पूछताछ कर रहे हैं क्यों? बोलिए। वजीर खान बात को संभालते हुए, माफ़ी बेगम साहिबा, अगर ये गलती नहीं होगी आगे से मैं उससे बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। निखत, जी शुक्रिया, बख्तावर यहीं बैठे हैं, लीजिए बात करिए, कहकर उसने फ़ोन बख्तावर के हाथ में दे दिया। उधर से वजीर खान और ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी, माफ़ करना भाईजान, आगे से ध्यान रहेगा, कहकर बख्तावर ने फ़ोन रख दिया और शक की नज़रों से निखत को देखने लगा। निखत उसे इग्नोर करके अपने कपड़े पैक करने में लग गई। बख्तावर खिसियाया हुआ वहाँ से नीचे चला गया। निखत जानती थी अब वो और कोई हरकत करेगा, सो उसने राजीव को मैसेज करके बस स्टॉप पर 8 बजे आने को कहा। बख्तावर ने किसी को कॉल किया और निखत पर नज़र रखने को कहा और सलमा से पूछा कि निखत सुबह कब निकल रही है, तो सलमा ने उसे 11 बजे का बताया। उसने भी 11 बजे का टाइम बता दिया और सो गया। राजीव अपने टाइम से उठा, उसने मैसेज देखा और जल्दी से तैयार होने लगा। 7:30 नीचे पहुंचा तो संडे होने के कारण सब सो रहे थे, सिर्फ काका जाग रहे थे। राजीव को देखते ही काका बोले, बाबा आप जल्दी जाग गए? राजू, हाँ जी काका, मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना है, ब्रेकफास्ट लगा दो। काका ने ब्रेकफास्ट लगाया। उसने जल्दी किया और बोला, काका घर में सबको बता देना कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, 4 दिन में वापस आ जाऊँगा, बाकी मैं बात कर लूँगा, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया और सीधा बस स्टॉप पर पहुँचा। वहाँ निखत खड़ी उसका वेट कर रही थी। राजीव की गाड़ी देखकर वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। राजीव ने गाड़ी दौड़ा दी। दिल्ली से कपराथला 415 किलोमीटर था, सो उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए 9 घंटे लगने थे। राजीव खुश था कि निखत उसके साथ है और निखत खुश थी कि वो अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाने पर किस्मत में क्या लिखा था वो दोनों में से किसी को नहीं पता था। दिल्ली से बाहर निकलते राजीव ने गाड़ी रोकी और निखत से बोला, अगर बुरा ना मानो तो कुछ कहो निखत, पहले तो कभी आपने इतनी फॉर्मेलिटी नहीं की, आपने जो आज आप कह रहे हैं। राजू, इसका भी कारण है। निखत, जी कहिए। राजू, तुम ये अपने हिजाब के बिना चल सकती हो? निखत चौंक कर, कारण? राजू, कारण कुछ नहीं है, बस कुछ समय खुल कर रहो, अब तुम दिल्ली में नहीं हो, अब तो तुम चाहो तो हिजाब उतार सकती हो, अगर ना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। निखत ने बिना कोई अरेंजमेंट किए हिजाब उतार कर सीट पर रख दिया और दुपट्टे को सलीके से सिर पर रख लिया। राजीव उसको देख रहा था। उसने बालों को सलीके से पीछे करके बांधा हुआ था। उसके माथे से कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। आंखों में उसने मोटे वाला काजल लगाया था और होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई थी। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में प्यारा सा गोल्ड सा ब्रेसलेट पहना हुआ था। हल्की सी धूप निखत के चेहरे पर पड़ी थी, जिससे उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था। गाल ऐसे लाल हुए थे जैसे अभी उसमें से खून निकल जाएगा। उसे देखकर अचानक ही राजीव के मुंह से निकल पड़ा, मैंने तुमको ही चाहा है, तू ही मेरा पहला प्यार है, मेरे दिल की ही तू धड़कन, तेरी हाँ का ही मुझको इंतज़ार है। सुनते निखत ने मुँह उठाया, मुस्कुरा दी। वो बेचैन थी। जल्दी वो कपराथला पहुँची और अम्मी से
मिले ख्यालों में खोई वो खिड़की से बाहर देख रही थी। राजू गाड़ी हाईवे पर दौड़ा रहा था। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।